नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जो हमने पढ़ा था वो धमनियों के बारे में और रक्तदाब के बारे में, परिसंचरण तंत्र का टॉपिक है हमारा, जिसमें रक्तदाब और अपने धमनी के बारे में हम पढ़ चुके थे। धमनी के आगे हमारा आता है टॉपिक शिरा का, और शिरा के बाद में हम पढ़ने वाले हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो हमने धमनी में पढ़ लिया था कि धमनियों की जो दीवारें होती है मोटी होती है, शुद्ध रक्त बहता है इनमें। एकमात्र इसका अपवाद था फुफ्फुसीय धमनी, जो कि आपको याद होना चाहिए। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध बहता है, ये अपवाद है, और अपवाद हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास में वहां से हम आगे करते हैं, कोई फालतू की बात ना करते हुए। आपका समय इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर हम आगे चलते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। धमनी के बाद आता है अपना शिरा। शिराओं में सदैव विऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी वो अशुद्ध रक्त हो जाता है। विऑक्सीकृत यानी बिना ऑक्सीजन का रक्त बहता है। शिराएं रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। भाई, एक तो हृदय से अंगों में ले जा रही है, वो तो हो गई धमनी, और अंगों में उसकी ऑक्सीजन काम में आने के बाद वो वापस हृदय में आता है, तो वो उसको लाने वाली होती है शिराएं। तो शिराएं हृदय में लाती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, शिराओं में कपाट पाए जाते। कपाट यानी वाल्व। जब वो अंगों से हृदय की ओर लागेगी तो उसको वापस, वो अशुद्ध रक्त वापस अंगों की तरफ ना जाए, उसको रोकने के लिए। शुद्ध रक्त बह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, शुद्ध रक्त अंगों की तरफ जाएगा। लेकिन अंगों से जब वापस हृदय में आएगा तो वो अशुद्ध रक्त आ रहा है शिराओं में, उस अशुद्ध रक्त को वापस पीछे जाने से रोकने के लिए इनमें कपाट पाए जाते हैं। अब ये आपको चीजें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि अशुद्ध क्यों पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, लेकिन क्यों पाए जाते हैं ये रीजन भी आपको साथ में बताया जा रहा है। क्योंकि इसको वापस अंगों में ये अशुद्ध रक्त नहीं जाए, क्योंकि अशुद्ध होता है, इसको तो शुद्ध करने के लिए हृदय में लाया जा रहा है, तो ये वापस ना जाए, इसके लिए इसमें कपाट पाए जाते हैं। दीवारें पतली, गुहा चौड़ी होती है। इसका जो नली की साइज है वो गुहा की साइज है, यानी मोटी होगी, और दीवारें क्या होगी? पतली, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। धमनियों पर हृदय का प्रेशर पड़ रहा था, प्रेशर से वो रक्त जाता है, जबकि वापस जब आता है तो कोई इतना प्रेशर इन पर धमनियों जितना प्रेशर नहीं लगता है। निम्न दाब के साथ रक्त बहता है। मैंने बताया आपको, निम्न दाब के साथ। सामान्यतः अशुद्ध रक्त, ये वापस आ गई बात वही, अशुद्ध कह दो, अनाक्सीकृत कह दो, विऑक्सीजनित कह दो, कोई सा भी रक्त बहता है। शिराओं में अनॉक्सीकृत अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुसीय, वहां भी एक अपवाद आया था। फुफ्फुसीय धमनी में सामान्यतः धमनियों में शुद्ध बहता है, अपवाद के फलस्वरूप फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध बह रहा था। इसी प्रकार सामान्यतः शिराओं में अशुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय शिरा मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पर ये दायां भाग है हृदय का, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है शरीर का। अशुद्ध रक्त इस फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है। तो धमनी में शुद्ध बहना चाहिए, लेकिन इस फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध बह रहा है। इसी प्रकार से जब फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद वापस आएगा तो उसको लेकर आएगी ये फुफ्फुसीय शिरा, उसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। अब उस फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध हो गया फेफड़ों में, और शुद्ध होने के बाद इसमें आया, यानी है तो फुफ्फुसीय शिरा ये, लेकिन बह कौन सा रक्त रहा है? शुद्ध रक्त। यानी यहाँ फेफड़ों से शुद्ध होकर वो हृदय में आ गया, यानी शुद्ध रक्त बह रहा है। तो एकमात्र अपवाद के रूप में फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। रक्त का रंग नीला होता है। अशुद्ध रक्त जो होता है ना, आपको अपने इस कलाई के ऊपर जो हमारी नसें दिखती है, जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, शिराओं में लगाया जाता है, वो ऊपर की नसें जो है शिराएं होती है, ये नीले कलर की हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त में थोड़ा नीलापन आ जाता है, इस कारण वो नीले कलर की दिखाई देती है, और उभरी यानी सतह पर होती है। जबकि धमनिया क्या है? धसी हुई रहती है। धमनिया को हम साधारणतः देख नहीं पाते, वो गहराई में धसी होती है। शिराएं जो हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, ऊपरी सतह पर पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया केश नली एक लाइन का है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात है नहीं। बारीक जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो केश नली कहलाती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं धमनी और शिराओं में अंतर। एक साथ जो हमने धमनी के बारे में और शिरा के बारे में अब तक पढ़ा है, तो धमनी और शिराओं में अंतर हम पढ़ने वाले हैं। धमनी शिरा के बारे में हमने अलग अलग डिटेल से सभी पॉइंट पढ़ लिए, लेकिन उसको साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ने से हमारे माइंड में और अच्छे से ये चीजें हमें याद रहती है। तो उसी दृष्टि से हम इसको पढ़ने वाले हैं। हम एक साथ उन सभी फैक्ट्स को इसमें शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले धमनी के बारे में आपको पता है कि हृदय से
रुधिर को ऊतकों तक ले जाती है, यानी ऊतक कह दो, अंग कह दो। हृदय से जाता है रक्त, हृदय से अंगों तक, ऊतकों तक जाता है। जबकि ऊतकों से या अंगों से एक ही बात है ना, ऊतकों से या अंगों से, ऊतकों से या अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। ये धमनियां तो ले जाती है और शिराएं जो है वापस लाती है। इनमें शुद्ध रक्त बहता है परंतु फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध बहता है, जबकि इनमें अशुद्ध बहता है जबकि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध बहता है। उल्टा सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। कपाट इसमें अनुपस्थित होते हैं और कपाट इसमें शिराओं में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वापस कहीं जो अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ आ रहा है वो वापस अंगों की तरफ ना जाए, इसलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, जो कि पॉकेट वाल्व कहलाते हैं। ये रुधिर को वापस जाने से रोकते हैं। शिराओं में वल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को वापस जाने से रोकते हैं। रंग गुलाबी या चटकीला होता है। शुद्ध रक्त होता है तो वो गुलाबी या चटकीला होता है, चटकीला लाल होता है। जबकि रुधिर गहरा लाल या बैंगनी होता है। रुधिर गहरा लाल या बैंगनी मतलब थोड़े नीलेपने पर होता है, नीलेपन पर जो हमको दिखाई देता है। दीवारें मोटी लचीली पेशी होती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है क्योंकि हृदय का प्रेशर पड़ता है। क्यों होती है मोटी? हृदय का प्रेशर पड़ता है। जबकि इसकी दीवारें जो है पतली लचीली होती है, निम्न दाब के साथ उसमें। रुधिर का दाब अधिक होता है शिरा धमनियों में। रुधिर का दाब अधिक क्यों होगा? क्योंकि वहां पर वो हृदय से निकल रही है तो उस पर ऑब्वियसली हृदय का प्रेशर उन पर लगने वाला है। जबकि रुधिर का दाब इसमें कम होता है, इसीलिए दीवारें भी पतली होती है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है। हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाएगी तो हृदय से रुधिर को अंगों तक जो रुधिर जाना चाहिए कौन सा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध रक्त बहता है। कपाट हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कपाट की जरूरत नहीं है, कपाट अनुपस्थित होते हैं। नीला गुलाबी मतलब लाल रंग होता है, चटकीला रंग होता है। दीवारें मोटी होती है क्योंकि हृदय का प्रेशर पड़ रहा है तो दीवारें मोटी हो रही है, उनको फटने से बचाने के लिए मोटी दीवारें होती हैं। मोटी दीवारें क्यों? दाब अधिक होता है। एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट। खाली होने पर क्या होती है? पिचकती नहीं है। दीवारें मोटी है तो खाली होने पर पिचकती नहीं है, जबकि खाली होने पर ये चिपक जाती है, खाली होने पर चिपक जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो हम हाथ को कभी जाम कर लेते तो इनमें रक्त भर जाता है तो ये फूल जाती है ऊपर की शिराएं, और जब नॉर्मली होती है थोड़ी सी पिचकी रहती है। तो खाली होने पर दीवारें इसकी जो भित्ति है, दीवारें हैं वो लचीली है, पतली है तो खाली होने पर पिचक जाएगी। इसकी मोटी है तो ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। गुहा सक्रिय होती है। गुहा थोड़ी मोटाई में कम होती है, ये गुहा चौड़ी होती है। शरीर में गहराई में पाई जाती है और ये ऊपरी सतह पर पाई जाती है। शरीर में धमनियां जो होती है वो गहराई में पाई जाती है और ऊपर हम अपनी कलाई पर देखते हैं ये शिराएं हैं जो कि ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो ये हमारा धमनी और शिराओं में हमने काफी अच्छे से आपको समझाने की दृष्टि से, इस सारणी की दृष्टि से हमने काफी अच्छे से इसको पढ़ा है। सारे पॉइंट हम इस सारणी के माध्यम से हमने कर लिए। इस इनके अलावा धमनी और शिरा से आपका कोई जो है प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। इससे पहले रक्तदाब का हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सामान्य रक्तदाब मनुष्य का कितना होता है? 80 mmHg से 120 तक आपको याद रखना है, ये सामान्य रक्तदाब है। इसके अलावा उसको नापने का यंत्र है स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो हमारा परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त होता है। हमने संपूर्ण परिसंचरण तंत्र को काफी अच्छे से पढ़ा है, काफी अच्छे से हमने पढ़ा है। एक एक चीज, रक्त पढ़ा, उसके बाद हृदय पढ़ा। आप आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने जो पहले क्लासेस ली है सारी, उन सारी क्लासेस को एक प्लेलिस्ट में अलग से कर दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जब शुरू से पढ़ोगे कोशिका के टॉपिक से लेकर अब तक के जितने भी टॉपिक हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ज्यादा कोई आपको डिटेल में आपको कहीं डीपली नहीं पढ़ाया गया, जो केवल पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बताई गई है। आपके जो विज्ञप्ति में साफ लिख रखा है कि उसका जो कठिनाई स्तर है, प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा, सेकेंडरी स्तर 10th तक के लेवल का। तो 10th तक की जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तकें हैं, हमने भी एग्जाम दिए हैं, हमने भी जो है अभी सर्विस में है, तो वो जो चीजें हैं पता है कि वहां से बाहर नहीं जाने वाली। आपके सिलेबस में दैनिक विज्ञान लिखा है, दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आपको वहां पर कठिनाई स्तर अलग से लिख दिया, कठिनाई स्तर की लाइन लिख दी विज्ञप्ति में कि सेकेंडरी स्तर तक का होगा। तो 10th तक की जो किताबों में जितना मैटर है उसको कहीं नहीं छोड़ा गया है। आपको इससे अच्छा
पढ़ने की दृष्टि से सुविधाजनक और क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो आप इस चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़ें, लोगों को जोड़ें, इस वीडियो को शेयर करें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर हमारे ऐप पर, टॉपर्स टेस्ट ऐप पर जो आपको मिल जाती है। आप टेलीग्राम पर भी टॉपर्स टेस्ट के नाम से चैनल है, उससे जुड़े। ऐप को हमारे टॉपर्स टेस्ट के नाम से 20,000 प्लस लोग जो है इसको डाउनलोड कर चुके हैं। लगभग इतने ही 23-24 हजार लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। आप वहां पर जुड़े, आपको निरंतर अपडेट मिलती रहेगी। ये कंटेंट आपको इसके सारे, इसकी जो आप पीडीएफ की क्वालिटी देखिए, जहां पर चित्र की आवश्यकता होती है वहां पर चित्र भी है, और जहां पर हाईलाइट करने की आवश्यकता होती है वहां पर हाईलाइट भी। ये पीडीएफ भी एकदम आपको जो है क्वालिटी की पीडीएफ हमारे द्वारा तैयार की जा रही है। ये पीडीएफ इससे पहले की क्लासेस की और ये अब तक की क्लासेस की जो आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पर, टॉपर्स टेस्ट के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको अलग से इन पीडीएफ का कंटेंट का जो है फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।